नमस्कार, मैं नरेश गांधी जन आवाज़ के आज के इंटरव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का इंटरव्यू मैं भारत की एक महान हस्ती श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करते हुए प्रारंभ करूंगा, जिन्होंने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। और किसान हमारे देश का अन्नदाता है। और इसी विषय पे हमारे साथ बात करने के लिए हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय किसान मोर्चे के उपाध्यक्ष श्री राम कुमार वालिया जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, मेरा आपसे सबसे पहला प्रश्न ये रहेगा कि आपके जीवन में ऐसी क्या तब्दीलियां आई, ऐसे क्या मोड़ आए जो आपका जीवन राजनीति की ओर करवट कर गया और आपने अपना जीवन राजनीति को दे दिया। देखिए, सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। 1984 में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ, जब मैं ITI छात्र संघ का यहाँ लीडर था देहरादून में। तभी से मैं राजनीतिक कार्यक्रमों में भागीदारी शुरू की। 1984 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी की अचानक मृत्यु के बाद दंगे भड़के और हमारे विशेष रूप से सिख भाइयों को लोगों ने परेशान करना शुरू किया, तोड़फोड़ करना शुरू किया, उस दौरान हमने उनकी मदद करने का कार्य किया। पटेल नगर देहरादून में हमने बहुत सारे हमारे सिख भाइयों के प्रतिष्ठान की रक्षा की, मदद की। यहाँ से हमारी छात्र जीवन से ही राजनीतिक शुरुआत हुई। और जहाँ तक आपका प्रश्न है कि राजनीति में क्यों आना हुआ, देखिए, मैं एक सीधे साधे किसान परिवार का व्यक्ति हूँ। किसान के यहाँ से आता हूँ। मेरे पिताजी चौधरी रतनलाल जी एक साधारण किसान थे उत्तर प्रदेश के। मैंने सोचा नहीं था कि राजनीति में मुझे आना होगा, लेकिन समाज सेवा का शुरू से ही मेरे अंदर जज्बा रहा। और छात्र जीवन से ही, जैसे मैंने बताया, ITI जब मैंने की, उसके बाद अपना प्रतिष्ठान शुरू किया, तो मैं कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित हुआ। और मुझे ये 1984-85 की बात है, देहरादून में झंडा वार्ड का सचिव बनाया गया। उसके बाद मैंने काम किए, कांग्रेस पार्टी से मैं जुड़ा। फिर मुझे युवा कांग्रेस का महानगर का उपाध्यक्ष बनाया गया। फिर मैंने और कार्य किए। फिर मेरे कामों को देखते हुए महानगर में मुझे कांग्रेस का सचिव बनाया गया। उसके बाद विभिन्न पदों पर मैं कांग्रेस के प्रदेश का महामंत्री रहा और यहाँ 3 बार दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री उत्तराखंड में रहा। और आज आप सबकी शुभकामनाओं से किसान कांग्रेस का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। तो ये लोगों की शुभकामनाएं रही और वक्त का तकाजा रहा, परिस्थिति रही, जो मैं राजनीति में आया। और समाज सेवा आज मैं कर रहा हूँ राजनीति के माध्यम से। तो यही मेरा संक्षिप्त जीवन परिचय है राजनीति का। और जो भी काम मुझे पार्टी ने कभी भी दिया है, जैसे आज किसानों का मुझे डिपार्टमेंट दिया हुआ है, तो मैं पूरे देश में किसानों की समस्याओं को उठाने का काम कर रहा हूँ। किसान कांग्रेस के माध्यम से कांग्रेस को मजबूत बनाने का काम कर रहा हूँ। तो जो काम मुझे मेरी पार्टी ने दिया है, मैं उसको करने का काम कर रहा हूँ। और सर, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि देश की थाली को सजाने वाला किसान, अन्नदाता, आज उसकी स्वयं की थाली खाली है। किसान परेशान है। डीजल जो उसके ट्रैक्टर चलाता है, जो ट्यूबवेल चलाता है, उसकी कीमतें उच्चतम स्तर पे हैं। पेट्रोल तक को डीजल की कीमतें पार कर गई हैं। ऐसी स्थिति में किसानों के उत्थान के लिए आपके पास कोई नीति है, कोई आपके विजन है? आप उसको जरा हमें बताइए। देखिए, 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में किसानों के बहुत सारे कार्य किसान हित के बने थे। मनरेगा का कार्यक्रम मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में शुरू हुआ। इसके बाद
किसानों के फसल का बीमा कराने का कार्यक्रम शुरू किया गया, किसानों को ट्रेनिंग देने का और कृषि के यंत्रों को सस्ता किए जाने का, सस्ती दरों पर लोन दिए जाने का कार्यक्रम कांग्रेस की सरकार में बना। बहुत सारे कार्यक्रम कांग्रेस की सरकार में बने, लेकिन उसके बाद जब केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार आई तो अधिकतर कार्यक्रम बंद कर दिए गए। आज स्थिति ये है कि किसान की हालत बद से बदतर है और किसान मजबूरी में आकर आत्महत्या तक कर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि आज देश के अंदर कोरोना चल रहा है, इतने लोग तो कोरोना में भी नहीं मर रहे होंगे जितने बदहाली से किसान मर रहे हैं। आज भी यदि आंकड़े की बात करें, लगभग 35-36 किसान प्रतिदिन मजबूर होकर, अपनी कर्जे से परेशान होकर, अपनी तंगहाली से परेशान होकर आत्महत्या तक करने का काम कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान के अंदर किसान की हालत है। हमारी मांग है किसान कांग्रेस की कि किसान के कर्ज को, पूरे कर्ज को माफ किया जाए। जब आप टाटा बिरला के कर्ज माफ कर सकते हो, अंबानी के कर्ज माफ कर सकते हो, किसान के कर्ज को क्यों माफ नहीं कर सकते? हमारी मांग है किसानों के पूरे कर्ज को माफ किया जाए। 3 महीने 4 महीने से, जब से कोरोना चल रहा है, किसान की हालत खराब हुई है। किसान के बिजली के बिल माफ किए जाए, किसानों की पूरी फसल का बीमा कराया जाए और उसकी किस्त केंद्र सरकार देने का काम करे। हिंदुस्तान में पहली बार कृषि के यंत्रों पर जीएसटी लगाई गई है, खाद के कट्टे पर जीएसटी लगाई गई है, जो आज तक कभी नहीं हुआ। तत्काल उस जीएसटी को हटाया जाए, खाद के कट्टों को सस्ता किया जाए, कृषि के यंत्रों को सस्ता किया जाए, किसान की हालत को सुधारने के लिए, किसान की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाए। सरकार को चाहिए कि गांव-गांव में ट्रेनर भेजें और किसान को जैविक कृषि करने की जानकारी दे, जैविक कृषि करने के फायदे बताए, तो सरकार का भी फायदा होगा, किसान की हालत जो खराब होती जा रही उसमें कुछ सुधार हो सकेगा। तो ये सारी मांगे हैं और जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाती हैं, हम धरना प्रदर्शन हमारा जारी है। आपने देखा होगा आज भी मैंने धरना दिया है और किसान कांग्रेस पूरे देश में समस्याओं को लेकर धरने पर है। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है, हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, सोई हुई सरकार को जगाने का काम करते रहेंगे। बिल्कुल, आप तो अपने कार्य में लगे हैं सोई सरकार को जगाने के। और किसान कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नाना पटोले जी, वो स्पीकर बन गए महाराष्ट्र असेंबली के, और किसान कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद इस वक्त रिक्त है और आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। आपका नाम इस वक्त अध्यक्ष बनने की लिस्ट में प्रबल दावेदारों में आ रहा है। आपका इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है कि आप कहाँ तक लिस्ट में हैं और आपकी क्या इच्छा है? देखिए, मैंने कभी किसी पद की कोई दावेदारी नहीं की है। मैंने उपाध्यक्ष की भी कोई दावेदारी नहीं की थी। पार्टी हाईकमान ने मुझे इस लायक समझा और किसान कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाया। आज भी मैं अपनी ड्यूटी का पालन कर रहा हूँ, अपने कार्यों का निर्वहन कर रहा हूँ उपाध्यक्ष के रूप में। अध्यक्ष बनाने का काम पार्टी हाईकमान का है, सोनिया गांधी जी का है, राहुल जी का है, प्रियंका जी का है। आप लोगों ने अध्यक्ष बनाना है, जिसको भी बनाएंगे आप लोग बनाएंगे। हम तो एक कार्यकर्ता हैं, जो हमें जिम्मेदारी दी जाएगी आगे भी हम उसका निर्वहन करने का काम करेंगे, ईमानदारी से निर्वहन करने का काम करेंगे। पहले भी हमने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। तो अध्यक्ष की घोषणा पार्टी हाईकमान ने करनी है, कब करनी है कब नहीं करनी है ये उनका अधिकार है। जब भी समय होगा, जब वो उचित समझेंगे, तो किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी। और मेरा अगला प्रश्न कि मिशन 2022 उत्तराखंड चुनाव में क्या आप हमेशा से आप दावेदारी करते रहे विधानसभा चुनाव लड़ने की, तो क्या आप इस बार मिशन 2022 में भी आप दावेदारी करेंगे 2022 में? और करेंगे
तो किस विधानसभा क्षेत्र से आपकी दावेदारी होगी? देखिए, निश्चित तौर पर उत्तराखंड में मुझे पार्टी ने 3 बार मंत्री रहने का मौका दिया है। मैं पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं। और जहां तक सीट की बात है तो मैंने तो हमेशा देहरादून कैंट सीट से ही टिकट की मांग की है, और यदि मौका लगेगा, पार्टी मौका देगी, तो उसी सीट से मैं चुनाव लड़ना पसंद करूंगा। और निश्चित तौर पर यदि पार्टी मौका देगी तो पूरे विवेक के साथ, पूरी ताकत के साथ चुनाव को लड़ा जाएगा। और 2022 में यहाँ कांग्रेस की सरकार स्थापित करने में उत्तराखंड की अहम भूमिका मैं अदा करने का काम करूंगा, और अपनी पूरी ताकत के साथ पार्टी को जितवाने का काम करूंगा। वर्तमान में जो उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार चल रही है, इसमें आप कहाँ चूके मानते हैं? कहाँ तक ये जो डबल इंजन की सरकार है, कहाँ कमियां रह गई? जनता में जो अविश्वास का माहौल है, आप कहाँ मानते हैं चूक कहाँ है सरकार से हुई है? देखिए, बहुत सारी चूकें हैं। एक तो जिस समय बहुत ज़्यादा सख्ती करने की ज़रूरत नहीं थी, कोरोना में सरकार ने सख्ती की, और जब केस बढ़ रहे हैं, देखभाल करने की ज़रूरत है, तो सरकार ने लोगों को उनके हाल पे छोड़ दिया है कि आप जो मर्जी करो। दूसरी बात यह है कि किसानों का यहाँ उत्तराखंड के अंदर भी आज तक भी बकाया दिया नहीं गया है। हम लगातार मांग करते सरकार से आ रहे हैं। किसान की हालत खराब है उत्तराखंड के अंदर भी। एक तरफ किसान के ऊपर सरकार की मार पड़ती है, दूसरी तरफ साहूकार की मार पड़ती है, तीसरी तरफ मौसम की मार पड़ती है। लगातार किसानों की फसल तबाह हो जाती है। तो देखिए, इस सरकार ने ना तो कोई आम आदमी के लिए कोई बहुत बड़ा काम ऐसा किया है कि जो हम इसकी उपलब्धि माने, ना कोई किसान मजदूर के लिए किया है। आज किसान मजदूर भी परेशान हैं उत्तराखंड में भी, आम जनमानस भी परेशान है। और जो भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, कोई राहत देने का काम लोगों को कर नहीं रही है, बल्कि अभी कांग्रेस के ऊपर झूठे मुकदमे कायम किए जा रहे हैं। यदि कांग्रेस के लोग अपनी बात को कहकर सड़क में आना चाहते हैं, धरने प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो भाजपा की सरकार उन पर मुकदमे लगाने का काम कर रही है। तो ये तानाशाही पूर्ण रवैया है, सरकार को छोड़ना चाहिए, और इसके गंभीर परिणाम भी सरकार को भुगतने पड़ेंगे। 2022 में निश्चित तौर पर यहाँ कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है उत्तराखंड के अंदर। ऐसा माहौल यहाँ बन रहा है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी की अगुवाई में कांग्रेस इस वक्त फ्रंट लाइन पे बैटिंग कर रही है, मुद्दे उठा रही है। हर जगह कांग्रेस अपना जन जो समस्याएं हैं उसको उठा रही है। 2022 में विजय के लिए आप कांग्रेस को क्या रणनीति देना चाहेंगे? आप क्या सुझाव देना चाहेंगे जिससे 2022 में कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में आए? देखिए, एक तो प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में कांग्रेस बहुत अच्छा काम यहाँ कर रही है। मैं प्रीतम सिंह जी को की सराहना करना चाहता हूँ। संदेश में ये देना चाहता हूँ कि आज हम लोगों को आपसी मतभेद भुलाकर कांग्रेस को मजबूत करने का काम करना चाहिए, गुटबाजी को छोड़ना चाहिए, और कांग्रेस के झंडे तले एकजुट होकर सरकार के विरोध में लामबंद होना चाहिए, लोगों की समस्याओं को उठाना चाहिए, और कांग्रेस को मजबूत बनाने का काम करना चाहिए। ये मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के नेताओं से अपील करना चाहता हूँ। मेरा आपसे आज की इंटरव्यू का अंतिम प्रश्न ये है कि उत्तराखंड की जनता को आपका क्या संदेश है? आप उत्तराखंड ही आपकी राजनीतिक कैरियर का सारा लेखा जोखा, सब राजनीति आपकी उत्तराखंड के ही इर्द गिर्द रही। आपकी उत्तराखंड के जनमानस को इस वक्त की स्थितियों में क्या संदेश है? देखिए, एक तो मैं उत्तराखंड की जनता से आग्रह करना चाहता हूं कि इस समय संकट का समय है। अपना बचाव करें कोरोना से, अपने परिवार का बचाव करें, क्योंकि सरकार ने तो अब जनता को उसके हाल पे छोड़ दिया है। एक तो मेरा आग्रह यह है कि अपना बचाव रखें। इस समय जान है तो जहान है। और हम लोग विपक्ष की भूमिका में हैं, कांग्रेस के लोग। जो भी लोगों की समस्याएं हैं पहले भी हमने उठाई हैं और आज भी हम उठाने का काम करेंगे। यदि किसी भाई की कोई समस्या है
तो वो हम लोगों को बताए, प्रीतम सिंह जी को बताए, कांग्रेस के कार्यालय में बताए, हम आपके साथ तन मन धन से हैं और आपके हर दुख दर्द में हम पहले की तरह खड़े हुए हैं। यही मैं लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि हम पर आपने पहले भी भरोसा किया है, कांग्रेस के लोगों पर, आगे भी आपका आशीर्वाद हमें मिलेगा और हम पहले भी आपके साथ थे और हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद श्री राम कुमार वालिया जी, आज आपने अपने व्यस्ततम समय में से हमारे लिए समय निकाला और अपनी बात स्पष्टता से रखी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी, नमस्कार।